बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान अपनी सियासी तारीख़ के अहम तरीन मोड़ पर है और इसी ज़िमन में इसी सिलसिले में एक अहम तरीन केस अदालत में शुरू हुआ है। आज 60A की तशरीह के लिए जो सदारती रेफरेंस फाइल किया गया था उस पर समाअत का आगाज़ हुआ है। 2 घंटे तक यह समाअत चली और इसमें अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल दिए। कई ऐसे मोड़ आए जहाँ पर थोड़ी सी तलखी भी होती हुई नज़र आई, कहीं ऐसे मोड़ भी आए जहां पर आर्गूमेंट जो है वो तुर्की बतुर्की जवाब भी हमें नज़र आया। कहीं पर आर्गूमेंट बिल्ड करने की कोशिश में हमें लगा कि अटॉर्नी जनरल जो है उनसे कड़े सवाल भी किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो कमरा अदालत का माहौल था, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। अदालती कार्रवाई क्या थी, आर्गूमेंट्स क्या हुए हैं और कमरा अदालत में माहौल क्या था। सबसे पहले तो ये कि 5 रुकनी लाजर बेंच है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इसकी सरबराही कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उनके दाएं जानिब बैठे थे और उनके दाएं जानिब जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बाएं जानिब जस्टिस मजहर आलम मियां खैल और एक्सट्रीम बाएं जानिब जस्टिस जमाल बंदू खैल साहब मौजूद थे। कमरा अदालत में आज 1 बजे समाअत होना थी तो 12:30 बजे के करीब जो है वो कमरा अदालत भर चुका था। बाहर पार्किंग में जो सूरत हाल है वो ऐसी थी कि मेन पार्किंग उसके साथ एक बड़ा प्लॉट है वो भी भर चुका था 12:30 बजे ही। और उसके ऊपर एक काफ़ी ग्रीन एरिया है या आप समझ लीजिए कि वो एक प्लॉट जहाँ पर घास भूस उगाए हैं, जड़ी बूटियाँ या इस तरह की झाड़ियाँ उगाई हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ लोगों को पार्क करना पड़ी। इतना रश था आज। और इसकी अहमियत जो है उसका अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि हर शख्स को अपनी आंखों से देखना चाहता था और बहुत से पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो आज कमरा अदालत में मौजूद थे। सबसे पहले तो दिलचस्प बात यह थी कि जब कमरा अदालत में दाखिल हो रहा था उसको कुर्सी नशस्तों तक पहुंचने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। और थोड़ी देर के बाद यानी 1:45 बजे के करीब तो ये हाल था कि जो जहां खड़ा हो गया वो वहां खड़ा हो गया, वो वहां से 1 इंच आगे पीछे नहीं हो सकता था। और अगर वो होना चाहता था तो फिर लोगों को फलांग के या धक्के देकर या ज़बरदस्ती जगह बनाकर इन लोगों को नागवारी का एहसास होता था अगर कोई इस तरह से क्रॉस करने की कोशिश करता था। तो ऐसे में यही था कि जिसको जहाँ जगह मिली, जैसे जगह मिली वो वहाँ पर बैठ गया। तो दिलचस्प बात यह हुई कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो शेर रहमान के बिल्कुल पहलू में बैठे हुए थे। दोनों कुर्सियाँ साथ साथ थी, जुड़ी हुई थी। शेर रहमान और उनके साथ शाह महमूद कुरैशी बैठे थे। असद उमर के साथ नदीम अफजल चंद बैठे थे। शिबली फराज एक तरफ थे, फैसल जावेद दूसरी तरफ थे और उनके दरमियान में एहसन इकबाल बैठे थे। हमाद अजहर और शहबाज गिल जो हैं ये एक कोने पर इनको जगह मिली तो ये दोनों इकट्ठे बैठे थे। इसी तरह से मलिका बुखारी, आफ्ताब जहांगीर, कामरान मुर्तज़ा, राना सनाउल्ला, अता तारड़, फैसल कुंडी, नवीद कमर, एहसन भून, रज़ा रब्बानी, फ़ारूक एच नायक, ये सब कमरा अदालत में मौजूद थे। जब मैं कमरा अदालत में दाखिल हुआ कोई 12:30 और 12:45 के दरमियान तो उस वक्त राना सनाउल्ला कामरान मुर्तज़ा साहब से एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहे थे और उनसे बार बार सवाल कर रहे थे, वो उनका जवाब देते थे, उनको समझा रहे थे। तो वो काफ़ी देर तक उनसे खड़े होकर अहम मामलात में यानी इस केस में रहनुमाई लेते रहे कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा और अगर ये हो गया तो क्या होगा। तो वो काफ़ी देर तक बातचीत होती रही। फवाद चौधरी साहब जब आए तो बैठने की कोई जगह नहीं थी तो उनके भाई फैसल चौधरी जो हैं वो आगे बैठे हुए थे तो वो उन्हीं की कुर्सी के बाजू पर जो है वो बैठ गए। कुछ देर वो ऐसे बैठे रहे। फिर उनका स्टाफ का शायद एक बंदा था वो आया, सहाफ़ी जहाँ पर बैठे थे, तो वहाँ पर आकर उन्होंने रिक्वेस्ट की मुझसे, बल्कि कहा कि अगर आप ये कुर्सी दे दें तो फवाद चौधरी साहब के लिए चाहिए। तो मैंने कहा आप ले लें, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह की जो है वो खचाखच कमरा भरा हुआ था। अब आ जाए ज़रा कार्रवाई पर। शायद वीडियो लंबी हो जाए लेकिन मैं कोशिश करूँगा 10-12 मिनट में संभालूँ लेकिन ये समेटूँ। लेकिन मामला ये है कि ये बहुत ही अहम समाअत है तो जितने पॉइंट्स मैं कोशिश की है मैंने कि इसकी एक समरी बनाकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपके सामने रखूँ। सबसे पहले तो मामला टेकअप हुआ जी रेड जोन में रैली और एहतजाज का। और एक दरख्वास्त जो है वो ये पहले आई थी जिसको इसके साथ क्लिप कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ने सबसे पहले उन्होंने कहा कि क्या अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए। जैसे ही अदालत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा क्या आपके ख्याल में इस ज़िमन में सूबों को भी नोटिस होना चाहिए, क्योंकि हमने तमाम पार्टीज़ को तो नोटिस कर दिया, सूबों को नोटिस नहीं किया। तो अटॉर्नी जनरल पे कहा कि मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तमाम सूबों के जो एडवोकेट जनरल्स हैं वो पहले ही यहाँ पर मौजूद हैं। KP भी है, सिंध भी है, तो एडवोकेट जनरल्स मौजूद हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है उनको नोटिस करने की। अटॉर्नी जनरल ने फिर 182 जो है वो पढ़ के सुनाया और उन्होंने कहा कि कोई भी इलेक्शन या वोटिंग हो तो मतलब उन्होंने अपने आर्गूमेंट का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कोई भी इलेक्शन या वोटिंग हो तो इलेक्शन की हदूद में, चाहे वो सेनेट इलेक्शन ही क्यों ना हो, 48 घंटे के अंदर कोई रैली नहीं निकाली जा सकती। तो इसमें एहसन भून साहब जो हैं वो अपनी
जगह पर खड़े हो गए। एहसन मोहन साहब जो रोस्टम के दाएं जानिब की जो नशस्त हैं उसमें से एक दरमियान वाली नशस्त पे बैठे थे और वहीं खड़े होकर कहने लगे कि जी ये सब पर अप्लाई होता है, यानी ये सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं है, ये सब के ऊपर अप्लाई होता है कि उस हदूद में कोई जलसा ना करे। तो अटॉर्नी जनरल ने एक तो हैरत का इजहार किया कि ये अचानक कहाँ से खड़े होकर बोलने लगे, तो उन्होंने उनकी तरफ देखकर हैरत से कहा, खालिद जावेद खान साहब ने, कि जी हाँ बिल्कुल, ये एवरीबडी यानी हर एक पर होगा। फिर अदालत ने पूछा कि क्या कामरान मुर्तज़ा यहाँ पर मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब ने रोस्टम पाया, उन्होंने कहा कि जी हमने 14 मरतबा डेमोन्स्ट्रेट किया है, एक पत्ता तक नहीं टूटा, और इस मरतबा भी हम ये यकीन दहाती कराते हैं कि हमारी तरफ से ये पीसफुल होगा। तो इस पर फिर अदालत ने ज़्यादा वक्त नहीं लिया, उन्होंने फैसला लिखवाना शुरू किया और फैसला लिखवा कर मामले को निपटा दिया। फैसला लिखवाया जा रहा था तो कामरान मुर्तज़ा ने JUIF, जब उन्होंने जज हम लिखवाया तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ इसको JUI पाकिस्तान कर दें, JUIP कर दें, JUI पाकिस्तान। उस पर कुछ लोग थोड़ा सा मुस्कुराए थे। बहरहाल ये यहाँ पर मामला जो है वो निमट गया और अब ये जलसे जुलूस होंगे लेकिन पीसफुल होंगे, और हुकूमत तो पहले ही वो जो हुदूद बनती है उससे बाहर इसको कर रही है। अब इसके बाद शुरू होता है जी 184(3) का मामला, यानी जो सदारती रेफरेंस आया है जिसमें 63 की तशरीह होनी है। ये बड़ा अहम ये मामला है। इसने बहुत सारी चीज़ों का तयन करना है, हॉर्स ट्रेडिंग का तयन करना है, इसने फ्लोर क्रॉसिंग को डिफ़ाइन करना है, इसने किसी पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाने वाले के बारे में तशरीह करनी है, इसने उसकी नाअहली या ताहयात नाअहली के बारे में बताना है। इस केस ने जो है वो सियासी और जमहूरी कदरों का मुस्तकबिल और उसका तयन करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो हेयरिंग है जो कि यहाँ पर आज जिसका आगाज़ हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात यह हैं कि कुछ MNAs ने सिंध हाउस में पनाह ली। जब मीडिया को वहाँ एक्सेस दी गई तो उन लोगों ने एतराफ़ किया कि हाँ, हमने दूसरी पार्टी से टिकट लेकर अपनी वफादारियाँ तब्दील की हैं। मैं आपके सामने वो सवाल पढ़ना चाहता हूँ जो हमने रेफरेंस में उठाए हैं, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा, और उसके बाद फिर वो पूरा जो मेन पॉइंट्स थे अपने इस रेफरेंस के और जो जिन चीज़ों की वो तशरीह चाहते हैं वो पढ़कर सुनाए। फिर उन्होंने 1992 के ख्वाजा अहमद तारिक रहीम के केस का हवाला दिया कि एक पार्टी के टिकट पर कोई मुंतखब होकर आता है तो उसकी डिफेक्शन जो है वो कैसे होती है और क्या मामला होता है। तो जब वो केस पढ़ रहे थे तो उमर अता बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि हैरत से कि ये 1992 की बात है, और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी, और आज हम 2022 में खड़े हैं। और उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एंड अ लॉट ऑफ हैज़ हैपेंड, यानी इस दौरान इतना कुछ हुआ और ये मामला वहीं का वहीं खड़ा है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हाँ, और आज इतने साल बाद भी हम यही बात कर रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने 63A फिर उसके बाद पढ़कर सुनाया। जज साहब ने कहा कि क्या आइन में फ्लोर क्रॉसिंग का मेंशन हुआ है या नहीं है, यानी आइन में 63 आप पढ़ रहे हैं तो कहीं पर फ्लोर क्रॉसिंग का जिक्र है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 63A को 62 से मिलाकर पढ़ें, ये को रिलेट करते हैं। तो उस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आप कह रहे हैं कि ये स्टैंड अलोन आर्टिकल नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हाँ, ये स्टैंड अलोन आर्टिकल नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर केस बिल्ड करने के लिए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शहरी को वोट के हक की उन्होंने क्लॉजेस पढ़ी, फिर 51(2) पढ़ा। फिर जज साहब ने पूछा कि क्या आप एक लेजिस्लेटर को हमेशा के लिए नाअहल करना चाहते हैं। तो उस पर और ये भी कहा कि क्या किसी लेजिस्लेटर को अपना एंगर दिखाने का हक नहीं है, यानी अगर वो नाराज़ हो जाए, उसके कोई शिकवे हो तो वो अपना एंगर नहीं दिखा सकता। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा हक है, लेकिन अभी वो इतनी बात करें तो जज साहब ने कहा कि वो कह रहे हैं कि हम अपना शिफ्ट चेंज कर रहे हैं, तो आपको क्या मसला है। गालिबन ये बात जो है वो जस्टिस मंदू खेल साहब की तरफ से हुई है या जस्टिस मियां आलम खेल साहब की तरफ से, इन दोनों में से कोई जज थे। मैं जो है वो इस पर श्योर नहीं हूँ क्योंकि रश इतना था, आप देख नहीं पा रहे थे और बाज़ औक़ात आप आवाज़ों को अलग अलग नहीं कर पाते। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, ये शिप उन्होंने, यानी सवाल ये हुआ था कि ये वो कह रहे हैं कि हम तो अपना शिप चेंज कर रहे हैं, सो व्हाट। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, ये शिप चेंज नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि हम इनका शिप डबोएंगे और फिर दूसरे जहाज़ में सवार होंगे, यानी शिप डबो कर दूसरे जहाज़ में सवार हो रहे हैं। तो उस पर जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या ये परमिसिव फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है, यानी आइन आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप फ्लोर क्रॉस करें और उसके बाद आपके ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं आप उसको फेस करें, यानी आप अपनी मर्जी के पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दें और उसके बाद आप सजा भुगतें। तो ये क्या परमिसिव फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है। तो जस्टिस और ये जमाल मंदोखेल साहब ने कहा, और जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने कहा कि अगर एक बंदा कहता है कि ठीक है मैं पार्टी के खिलाफ जाता हूं और फिर कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करूंगा, तो फिर इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यही तो हम कह रहे हैं
के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हम इसी की तो तशरीह मांग रहे हैं कि वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर वो फेस करना चाहता तो करे, लेकिन वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिर जैसा हमने कहा कि क्या दूसरे ममालिक में फ्लोर क्रॉसिंग होती है। अटॉर्नी जनरल साहब ने उस पर जवाब दिया कि दूसरे ममालिक में तो क्रिसमस से पहले चीज़ें सस्ती होती हैं, हमारे यहाँ तो रमज़ान से पहले महंगी हो जाती हैं। हर मुल्क के अपने डायनामिक्स होते हैं। इस पर फिर जज साहब ने कहा क्या आप पार्टी हेड को बादशाह बनाना चाहते हैं। उस पर उन्होंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया कि नहीं, हम मगर किसी को लोटा भी बनाना नहीं चाहते। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारा जमहूरी निज़ाम पार्टी सिस्टम के पिलर पर खड़ा है, पार्टी सिस्टम के पिलर पर खड़ा है। अगर आप नाराज़ हैं तो भी पार्टी के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि आप पार्टी के टिकट पर इलेक्ट होकर आए हैं। तो आर्टिकल 95(6) का फिर जिक्र हुआ। एजाजुल हसन साहब ने कहा कि आप कहते हैं कि 63A को 95(6) के साथ मिलाकर पढ़ना होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी बिल्कुल, इन दोनों आर्टिकल्स को आप मिलाकर देखें। फिर जज साहब ने पूछा क्या आप किसी का राइट ऑफ वोट कैसे ले सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं किसी के पार्टी टिकट पर आया हूं, पार्टी का वोट लेकर आया हूं, तो इसलिए मैं ये जो है वो मुझ पर कुछ पाबंदियां भी लागू हैं। उसके बाद बलूचिस्तान का जिक्र हुआ कि जी वहां पर भी तो यह कि जज साहब की तरफ से बात आई कि जी वहां पर भी तो यही सब कुछ हुआ है, वहां तो हो गया। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी वो मुझे पता है, वहां किसी ने आर्गू नहीं किया और इसलिए वो पतली गली से निकल गए। अब नहीं हो सकता, अब नहीं ऐसा करेंगे। यानी कहने का मतलब था कि अब ये केस आ गया है, इसमें तशरीह हो जाएगी चीज़ों की, तो आप कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि कथा कलामी के लिए मैं माजर चाहता हूँ। जब उन्होंने देखा कि बहुत डिस्कशन हो रही है, बहुत सवाल, उन्होंने कहा कि जी हमने देखें दो चीज़ें जो हैं वो पॉइंट पर वापस लाने के लिए उन्होंने कहा कि हमने दो चीज़ों को देखना है। जस्टिस उमर अता, और ये अहम तरीन 2 पॉइंट्स हैं जिस पर फिर आगे केस चलना है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हमने 2 चीज़ों को देखना है। एक, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, यानी किसी शख्स की डिस्क्वालिफिकेशन कितने अरसे के लिए होगी, कितनी मुद्दत के लिए होगी, क्या ताहयात नाअहली होगी, 1 टर्म के लिए होगी, 5 साल के लिए होगी। और दूसरा ये कि व्हेन डज इट स्टार्ट, यानी ये कब होगा, कि जैसे ही वो वोट देगा तो शुरू हो जाएगा, जब उसका वोट काउंट हो जाएगा तो शुरू होगा, जब वो उसका रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा तो शुरू होगा, या जब वोट डालने का इरादा कर लेगा और असेंबली इजलास में पहुंच जाएगा तो शुरू हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि ये कब शुरू होगा। फिर उन्होंने कहा कि अब ये 2 सवाल हैं, नाउ मूव ऑन, अब आप जारी रखें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फिर उन्होंने एक केस का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि 1993 का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का केस है। अदालत ने फैसला दिया कि अगर आपको 5 साल के लिए मुंतखब किया गया है तो कबल अज़ वक्त टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि जब सदर गुलाम इसाक खान की नवाज शरीफ से खूब लड़ाई हो गई थी, इसाक खान ने नवाज शरीफ को घर भेज दिया था। नवाज शरीफ कोर्ट के पास चले गए थे और कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया था, उनकी हुकूमत को बहाल किया था 1993 में। लेकिन उसके बाद फिर ताल्लुकात इतने ख़राब हुए, फिर गड़बड़ इतनी हुई कि फिर जो आर्मी चीफ जो है वो जनरल वहीद काकड़, उन्होंने फिर दोनों को कहा कि अब आप दोनों को ही जाना होगा, यानी कि दोनों को घर भिजवा दिया गया। तो उस वक्त लेकिन अदालत का फैसला ये आया था कि इनको टर्मिनेट करना गलत था और उनकी हुकूमत को बहाल किया था नवाज शरीफ की। तो अटॉर्नी जनरल ने मियां नवाज शरीफ के केस का अदालत का फैसला पढ़ के सुनाया और हवाला दिया कि टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। मज़हर आलम मियां खान साहब ने कहा कि 63A के मुताबिक अगर कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करता है तो वो डी-सीट हो जाएगा और अगला इलेक्शन लड़ सकता है। सवाल जो उन्होंने किया कि वो डी-सीट हो जाएगा तो क्या वो अगला इलेक्शन लड़ सकता है। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यही तो सारा केस है, इसी पर तो हमने बात करनी है, यही तो हमने इस्टेब्लिश करना है। अटॉर्नी जनरल ने कहा क्या डिफेक्ट करने वाले लोगों को, ये अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने फिर मजीद एक पॉइंट इस्टेब्लिश किया। उन्होंने कहा कि क्या डिफेक्ट करने वाले लोगों को डिफेक्शन पे प्रीमियम मिलना चाहिए या हमने सिस्टम को प्योरीफाई करना है। जस्टिस मियां खेल साहब जो हैं उन्होंने कहा कि आर्टिकल 95 पढ़ें। एजी साहब ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि अभी तो पढ़ा है। उन्होंने कहा फिर पढ़ें, बार बार पढ़ें, आपको समझ आएगा। उस पर उन्होंने फौरन जवाब दिया कि 63 को भी आप बार बार पढ़ें, आपको भी समझ आ जाएगा। ये बार बार पढ़ें तो ये भी समझ आ जाएगा। उन्होंने इसका जवाब दिया। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो मुस्कुरा दिए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि वोट डाले बगैर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज हेडलाइंस में चल रहा है और जो मुख्तलिफ चैनल जिसको मैं समझता हूँ कि किसी और अंदाज में चला रहे हैं। ये क्वेश्चन की सूरत में सवाल किया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। उन्होंने कहा था यानी वोट डाले बगैर 63A ट्रिगर ही नहीं हो सकता, यानी वोट तो होना है। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी वोट तो होना है, लेकिन स्पीकर ने फैसला करना है कि इस वोट को काउंट करना है या नहीं करना। तो ये पॉइंट तो यहां पर अटॉर्नी जनरल मुत्तफिक थे कि हाँ वोट तो वो डाल सकते हैं, लेकिन वोट को काउंट किया जाएगा कि नहीं काउंट किया जाएगा, ये एक चीज है। इस पर चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा
कि नहीं वोट तो काउंट होगा, सिर्फ उन्होंने कहा कि वोट तो डलेगा, वोट तो डलेगा, वोट तो होना है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी वोट तो होना है, लेकिन स्पीकर ये फैसला करेगा कि उस वोट को काउंट करना है कि नहीं करना है। उनके ख्याल में, हुकूमत के ख्याल में स्पीकर का इख्तियार है, इस्तेहकाक है कि उस वोट को काउंट करे या ना करे, या उसको आइन के मुतसादिम करार दे दे। यही तो तशरीह हुकूमत ये सुप्रीम कोर्ट ने करनी है कि फिर उसके वोट को काउंट किया जाएगा कि नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल इसके बाद फिर जो है यहाँ पर ये तकरीबन 2 घंटे हो गए थे इस समाअत को चलते हुए। तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कल हमारे एक कोलीग रिटायर हो रहे हैं, रेफरेंस है, मेरा ख्याल है कि हम अब मंडे को बैठते हैं। तो उस पर फारूक एच नाइक रोस्टम पर आ गए, साथ में रज़ा रब्बानी भी आ गए। फारूक एच नाइक ने कहा कि जी सेशन तो देखें कल बुला लिया गया है। तो सीजन ने कहा कि इस केस का क्या कल जो सेशन बुलाया गया उससे कोई ताल्लुक है, यानी असम्बली का इजलास। तो उस पर कहा गया कि जी हाँ बिल्कुल ताल्लुक है। फारूक नाइक साहब ने कहा कि एक ऐसा केस है जिसमें जल्दी की ज़रूरत है, 28 को वोटिंग है। सीजन ने कहा कि तो आप चाहते हैं कि वोटिंग से पहले फैसला हो? उन्होंने कहा जी हाँ। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अपोजिशन ये चाहती है कि इससे पहले फैसला आ जाए और वो केस जीत जाए, ताहयात नाअहली या 5 साल की नाअहली जो है वो ना हो। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये फैसला नहीं आता तो कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो घबरा जाएंगे कि जी अकबर तो अभी तो अदालत से फैसला नहीं आया, हमने वोट दे दिया और अदालत से ताहयात नाअहली का फैसला आ गया तो क्या होगा, तो हमारा क्या बनेगा। तो इसलिए कुछ लोग डर के हो सकता है कि वोट डालने ना आए अपनी हुकूमत के खिलाफ। तो यही वजह है कि अपोजिशन चाहती है कि वोटिंग से पहले इस केस का फैसला हो जाए। अच्छा, सीजे साहब ने फिर कहा कि ठीक है कल नमाज के बाद हम 1 घंटा बैठ सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपना माइंड उनका, लेकिन मंडे को बैठे तो बेहतर है। फारूक एच नाइक ने फिर कहा कि नहीं कल ही बैठें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि हम इसको जल्दी निपटा सकें। तो चीज़ जस्टिस ने कहा वैसे हमें नहीं लगता है कि केस 2-3 दिन में निपटेगा, लेकिन बहरहाल चलें। और फिर उन्होंने कहा कि रज़ा रब्बानी जो है वो भी इस पर तफसील से बोलना चाहेंगे। फिर उन्होंने रज़ा रब्बानी साहब को काफ़ी एहतराम देते हुए कहा कि वैसे हम चाहते थे कि आपको इस पर जो है वो अदालती मुआविन मुकर्रर करें, लेकिन चूँकि आपका ताल्लुक पार्टी के साथ है हम ये कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप एक तफसीली नोट अपना जो है वो अदालत को जमा करा दें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम फिर इसको जो है वो कल बैठते हैं और जुमे के बाद 1:30 बजे इस पर जो है वो शायद हम 1 घंटा ही बैठ सकेंगे। तो कल सेशन भी है असम्बली का और ये मामला भी है जिसमें अब कल जो है वो इस केस को की मज़ीद समाअत होनी है। भाई अटॉर्नी जनरल के दलाइल ही मुकम्मल नहीं हुए और उसके बाद फिर बाकी पार्टीज़ के लोगों ने भी दलाइल देने हैं, तो मालूम नहीं है कि 28 तक ये केस निमट पाएगा या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।